हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आदित्य और मैं हूं विजय। हमारे चैनल एडीविज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का फर्स्ट डे है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं अपने चैप्टर। आज हमें पढ़ना है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो आइए उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हिंद चीन कहाँ पर है, कितने क्षेत्र में फैला है और इसका नाम हिंद चीन क्यों पड़ा। तो आइए पहले ये जानते हैं कि हिंद चीन कहाँ पर है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में 7 महादेश हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और साथ ही हमारा भारत एशिया महादेश में आता है। तो दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया में 3 लाख करीब 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए जो जगह है उसे ही हम हिंद चीन के नाम से जानते हैं। तो आपको स्क्रीन पर हिंद चीन का नक्शा दिख ही रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है इसे ही हिंद चीन कहा जाता है। इसमें वर्तमान के 3 देश वियतनाम, कंबोडिया और लाओस आते हैं। तो आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका नाम हिंद चीन क्यों पड़ा। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हिंद चीन के अंतर्गत वर्तमान के 3 देश कंबोडिया, लाओस और वियतनाम आते हैं। तो वियतनाम जो देश था, उस समय में वियतनाम पर चीन का प्रभाव था। जब भी चीन में कोई जो शक्तिशाली शासक आता था तो वो वियतनाम पर अधिकार कर लेता था और चीन की सत्ता कमजोर होते ही वियतनाम स्वतंत्र हो जाता था। लेकिन फिर भी चीन के प्रभाव के बावजूद भी वियतनामियों ने अपना एक नई पहचान बनाया था, जिसमें उन्होंने अपना भाषा, लिपि और संस्कृति का विकास किया था। और दोस्तों, जो वियतनाम था उस पर बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियस का प्रभाव था। आइए हम थोड़ा बहुत कन्फ्यूशियस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूशियस को लेकर कंफ्यूज होंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से हमारे यहाँ भगवान महावीर हुए हैं, महात्मा बुद्ध हुए हैं, उसी तरह से चीन में 500 ईसा पूर्व एक व्यक्ति कन्फ्यूशियस ने जन्म लिया, जिन्होंने कि मानव की जो नैतिक शिक्षा है उसको बताया कि मानव को कैसे रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस तरह की बातें उन्होंने बताई। तो दूसरी तरफ लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। 4वीं शताब्दी में वहां कंबुज राज की स्थापना की गई, जो वर्तमान में कंबोडिया देश में है। आगे चलकर यह भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बन गया। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने यहाँ पर अंकोर मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी दुनिया का सबसे विशाल मंदिर है। 16वीं शताब्दी तक जाते जाते कंबुज राज्य का पतन हो गया और वहां पर मध्यकाल आते आते आंतरिक संघर्ष होने लगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र के कुछ देशों पर चीन का और अन्य देशों पर हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रभाव था, इसलिए इस क्षेत्र को हिंद चीन नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हिंद चीन में व्यापारी कंपनियां आईं और साथ ही फ्रांस ने किस तरह से हिंद चीन पर कब्जा किया। तो दोस्तों, याद कीजिए कि आप 9th क्लास में वास्को डी गामा के बारे में पढ़ चुके होंगे कि उसने सबसे पहले भारत का समुद्री मार्ग का खोज किया। तो दोस्तों, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। और साथ ही आप ये भी जानते होंगे कि वास्को डी गामा कहाँ का था, तो पुर्तगाल का। तो दोस्तों, हमने ये देखा था कि सबसे पहले पुर्तगाली ही ऐसे लोग थे जो कि भारत में आकर व्यापार करना शुरू किए। और साथ ही दोस्तों, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मलक्का को व्यापार का केंद्र बनाकर हिंद चीन के साथ व्यापार करना शुरू किया। तो इस तरह से जो पुर्तगाली थे वो हिंद चीन के साथ व्यापार करने वाले विश्व में प्रथम व्यक्ति बन गए, या फिर एक तरह से कहें तो पुर्तगाल प्रथम देश बन गया विश्व में जो कि हिंद चीन के साथ व्यापारिक संपर्क किया था। तो इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे हिंद चीन में और भी देश आए, जैसे कि स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांस।
तो दोस्तों इसका जो क्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर लीजिएगा। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद स्पेन, फिर डच, फिर इंग्लैंड और फिर अंत में फ्रांसीसी आए। दोस्तों फ्रांस को छोड़कर जितने भी देश थे जैसे पुर्तगाल, स्पेन, डच और इंग्लैंड, तो ये जो देश थे वो केवल हिंद चीन में आते थे, व्यापार करते थे और चले जाते थे। मतलब कि वो हिंद चीन पर कब्जा करना नहीं चाहते थे। केवल फ्रांस ही एक ऐसा देश था जो शुरू से ही हिंद चीन पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि वो इसमें अपने फायदे को देखता था। तो दोस्तों फ्रांस धीरे धीरे तोंगकिन, कोचिन, चीन और अन्नाम में और भी जो लाओस, कंबोडिया जैसे देश थे इनमें रुचि लेने लगा था। और साथ ही इसे फ्रांस को 1787 ईस्वी में कोचिन चीन के शासक से संधि करने का मौका मिला, लेकिन वो वहां पर अपनी शक्ति का, ताकत का प्रदर्शन नहीं कर पाया। लेकिन धीरे धीरे जो फ्रांस थे वो अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहे थे और इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, यानी कि वो धीरे धीरे हिंद चीन पर कब्जा करना शुरू कर दिए थे। तो इस तरह से 20वीं शताब्दी तक फ्रांस ने हिंद चीन पर कब्जा कर। आइए अब हम फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना के उद्देश्यों को जान लेते हैं। फ्रांस द्वारा हिंद चीन क्षेत्र में उपनिवेश स्थापना के मुख्यतः 3 उद्देश्य थे। प्रारंभिक उद्देश्य था कि जो उसे डच और ब्रिटिश कंपनियों द्वारा व्यापारिक क्षेत्र में कंपटीशन मिल रहा था उसका सामना करना। चूंकि फ्रांसीसी भारत में कमजोर पड़ रहे थे या क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन का कब्जा था, और साथ ही चीन में भी उसका मुख्य सामना इंग्लैंड से ही था। तो उसे सुरक्षात्मक दृष्टि से हिंद चीन का क्षेत्र उचित लगा, जहां से खड़ा होकर वह दोनों देशों की यानी भारत और चीन की कठिन परिस्थितियों को संभाल सकता था। इसके साथ ही दूसरा उद्देश्य था औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि पुनर्जागरण के काल के बाद यूरोप में जो मशीनों का तेजी से विकास हो रहा था, तो औद्योगिकरण के लिए कच्चे मालों की आवश्यकता थी और इसके साथ साथ उन्हें उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार भी चाहिए था। इसलिए उन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित किया। तीसरा उद्देश्य था कि पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना। ये विकसित यूरोपीय जो देश थे उनका स्वघोषित दायित्व था। मतलब उन्होंने तय किया था कि हम आगे चलकर जो पिछड़े समाज हैं उनको विकसित करेंगे। तो इस तरह फ्रांस ने हिंद चीन में अपना उपनिवेश स्थापित किया। तो सबसे पहले वो बंदरगाहों और व्यापारिक क्षेत्रों में अब काम करते थे, लोगों का शोषण करते थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने गांव में भी प्रवेश किया और वो वहां के किसानों का भी शोषण करने लगे। इसके बाद फ्रांसीसियों ने हिंद चीन के प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जैसे तोंगकिन जो वियतनाम का एक प्रमुख क्षेत्र था की लाल घाटी पर, कंबोडिया के मेकांग नदी के मैदान पर, और इसके अलावे कोचिन चीन के मेकांग नदी के डेल्टे पर अपना कब्जा कर लिया। इसके अलावे चीन से जो सटे राज्य थे वहां पे खनिज संसाधन जैसे टंगस्टन, कोयला, जस्ता, क्रोमियम, इन सब का भंडार था, इन पे भी उनका कब्जा हो गया। और साथ ही जो पहाड़ों पर रबड़ की खेती होती थी और मैदानी भागों में धान की खेती, इन पर भी इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस तरह हिंद चीन की पूरी अर्थव्यवस्था अब इनके कब्जे में थी। और दोस्तों फ्रांस ने हिंद चीन का शोषण करने के साथ साथ वहाँ विकास भी किया, जैसे कि वहाँ पर कृषि उद्योगों को ज़्यादा बढ़ाया गया और भी जो नहर थे उनका प्रबंधन किया गया। और इन्हीं का ये प्रयास था, इन्हीं के प्रयास की वजह से 1931 ईस्वी तक जो वियतनाम था वो पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया था। और दोस्तों जो फ्रांसीसी लोग थे वो यहाँ के वियतनाम के लोगों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के तहत काम करवाते थे। और दोस्तों मैं आपको एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ कि जैसा कि हमने 9th क्लास में बंधुआ मजदूर के बारे में पढ़ा था, तो जो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था है वो लगभग उसी का एक प्रकार है, एक तरह से कहें तो। यानी कि इसमें मजदूरों के पास कोई भी अधिकार नहीं होता, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको जैसा कहा जाएगा उन्हें वो करना है।
और दूसरी तरफ मालिक को बहुत ज़्यादा अधिकार था, वो मजदूरों से किसी भी प्रकार का काम करवा सकता था कितने भी घंटे। तो इस तरह से जो फ्रांसीसी थे उन्होंने हिंद चीन का विकास किया, लेकिन इससे जो मजदूर जो गरीब लोग थे उनके स्थिति में फर्क नहीं पड़ा, केवल जो फ्रांसीसी लोग थे उन्हें ही फायदा। आइए अब हम शिक्षा पर पड़े प्रभाव के बारे में देखते हैं। फ्रांसीसियों के आने से पहले वहाँ के लोगों को शिक्षा पारंपरिक भाषा या चीनी भाषा में दी जाती थी, लेकिन उनके आने के बाद शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया और शिक्षा जो थी वो फ्रांसीसी भाषा में दी जाने लगी। लेकिन आगे चलकर फ्रांसीसियों को यह डर सताने लगा कि अगर वहाँ की जनता जागरूक हो जाएगी तो आगे चलकर वो उनका विरोध कर सकती है। इसलिए बाद में वे आम लोगों को शिक्षा से दूर करने का प्रयास करने लगे। इसके लिए वे क्या करते थे कि अंतिम वर्ष में जब स्कूल खत्म होता था और अंतिम वर्ष की परीक्षा होती थी तो ज्यादातर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। इससे स्थानीय बच्चों और कोलोन कहा जाता है जो फ्रांसीसी लोग हिंद चीन में बसा करते थे, उनकी सामाजिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर हो गया। आगे चलकर हनोई विश्वविद्यालय जो वहाँ की शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था उसे बंद कर दिया गया, जिससे वहाँ के जनता और विद्यार्थियों में आक्रोश की भावना बढ़ी और 1920 आते आते वहाँ के कई छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे। इस प्रकार फ्रांसीसियों के शोषण के कारण हिंद चीन क्षेत्र में बसे लोगों के दिल में, लोगों के जहन में राष्ट्रीयता की भावना जोर पकड़ने लगी। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। और साथ ही अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो।